आप देख रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड न्यूज। मैं हूं इमरान खान और जी सलाम पर वर्ल्ड न्यूज में आइए देखते हैं दुनिया में क्या कुछ हो रहा है इस वक्त। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अमेरिकी सदारती इंतखाबात में रूस को क्लीन चिट देकर के अमेरिकी सियासत को गरमा दिया है। अमेरिका के सरकर्दा सियासतदानों ने अमेरिकी सदर और उनके रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। डेमोक्रेट ही नहीं, ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के रहनुमाओं ने भी पुतिन के साथ दोस्ताना रवैया अख्तियार करने पर ट्रंप पर नुक्ताचीनी की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के बीच फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में तारीखी मुलाकात हुई। पुतिन के साथ ट्रंप ने 2 घंटे से ज्यादा बातचीत की। बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों लीडरान ने पुरानी कड़वाहट भुलाकर नए सिरे से रिश्ते बनाने की बात कही। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुद्दा छाया रहा वो अमेरिकी सदारती इंतखाबात में रूसी मदाखलत का था। ट्रंप से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने रूस को क्लीन चिट देते हुए FBI को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। I think that the probe is a disaster for our country. I think it's kept us apart. It's kept us separated. There was no collusion at all. Everybody knows it. President Putin was extremely strong and powerful in his denial today. And what he did is an incredible offer. He offered to have the people working on the case come and work with their investigators with respect to the 12 people. I think that's an incredible offer. ट्रंप ने जब खुद रूस को क्लीन चिट दे दी तो भला रूसी सदर कहां मानने वाले थे। पुतिन ने कहा कि वो ये चाहते थे कि 2016 के अमेरिकी सदारती इंतखाबात में ट्रंप ही जीतें, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई मदाखलत नहीं की। जैसा कि सदर ट्रंप ने अमेरिकी सदारती इंतखाबात में रूसी मदाखलत की बात कही, मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं कि रूस किसी मुल्क के अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी नहीं करता। रूस ने अमेरिकी सदारती इंतखाबात में कोई दखल अंदाजी नहीं की और न करेगी। ट्रंप का ये बयान अमेरिकी सदारती इंतखाबात में दखल देने के इल्जामात में 12 रूसी एजेंटों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के एक दिन बाद आया है। ट्रंप के बयान ने अमेरिकी सियासतदानों को भड़का दिया है। ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के रहनुमा जॉन मैककेन ने ट्वीट किया कि हालिया तारीख में किसी भी अमेरिकी सदर का ये सबसे शर्मनाक रवैया था। एरिजोना से सेनेटर जेफ फ्लेक ने ट्वीट किया कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी देखूंगा जब हमारे सदर रूस के सदर के साथ मंच साझा करेंगे और रूसी जारहियत के लिए अमेरिका पर ही मुरीद इल्जाम ठहराएंगे। The intelligence community that has confirmed Russian intervention. You've got the social media companies, Facebook, Twitter, YouTube, confirming Russian interference. You have all of our partner countries from around Europe confirming Russian intervention. I think we saw the votes last week with that concern, but in light of some of the president's comments today, I think there are times in the Senate when people will have to stand up and say which side you're on. And I think those are one of those times. This is one of those times. वहीं सीनेट माइनॉरिटी लीडर चार्ल्स शूमर ने कहा कि अमेरिकी सदर को रूस एजेंटों को अमेरिका के हवाले करने की बात करनी चाहिए। इसके बजाय वो रूसी सदर की तारीफों के पुल बांध रहे थे। In the entire history of our country, Americans have never seen a president of the United States support an adversary the way President Trump has supported President Putin. For the President of the United States to side with President Putin against American law enforcement, American defense officials, American intelligence agencies is thoughtless, it's dangerous, it's weak. The President is putting himself over our country. Starting with the President's trip to NATO, ending with his shameful performance at today's press conference, President Trump has strengthened our adversaries while weakening our defenses and those of our allies. A single ominous question now hangs over the White House. What could possibly cause President Trump to put the interests of Russia over those of the United States? दरअसल ट्रंप पर सदारती इंतखाबात में रूसी मदाखलत का मुद्दा पुतिन के सामने उठाने का दबाव था, लेकिन उन्होंने ना तो मीटिंग और ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में
मॉस्को के खिलाफ एक भी लफ्ज बोला। अमेरिकी सदर पुतिन के सामने बेबस नजर आए। दिलचस्प बात यह है कि जब पुतिन से पूछा गया कि क्या वो 2020 में होने वाले सदारती इंतखाबात में ट्रंप को दोबारा सदर देखना चाहते हैं, तो पुतिन ने कहा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। इधर अमेरिकी पुलिस ने 29 साल की एक रूसी खातून को न्यूयॉर्क से गिरफ्तार किया है, जिस पर रूसी सरकार के खुफिया एजेंट के तौर पर काम करने का इल्जाम है। जराये के मुताबिक मारिया बुटीना नाम की इस खातून ने रिपब्लिकन पार्टी के साथ करीबी रिश्ते बना लिए थे और वो गन राइट्स की वकालत कर रही थी। यह मामला विशेष काउंसिल रॉबर्ट मुलर के जरिए 2016 के सदारती इंतखाबात में रूसी मुदाखलत की जांच से अलग है और पीर को फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में अमेरिकी सदर ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात के कुछ घंटों बाद ही मारिया की गिरफ्तारी की गई। मारिया बुटीना मुबैना तौर पर रूसी सरकार के आला अफसरों के इशारों पर काम कर रही थी। फिलहाल मारिया पुलिस कस्टडी में है। बुध को उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। ईरान ने अमेरिकी हुकूमत की जानिब से आयद की गई पाबंदी के खिलाफ बैनुल अक़वामी अदालत में शिकायत दर्ज कराई है। तेहरान हुकूमत ने वाशिंगटन की तरफ से आलमी जौहरी मुआहदे से दस्तबरदारी पर अमेरिका के खिलाफ बाज़ाब्ता शिकायत करते हुए कहा है कि अमेरिकी इक़दामात बैनुल अक़वामी कानून और आलमी सफारतकारी के खिलाफ हैं। आपको बता दें कि इस साल मई में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान सन 2015 में हुई तारीखी डील से दस्तबरदारी का ऐलान किया था और उसके बाद अमेरिका ने ईरान पर पाबंदी आयद कर दी है। अमेरिका अपने इत्तेहादी ममालिक पर भी दबाव बना रहा है कि वो ईरान से तेल न खरीदें। अमेरिका ने यूरोपीय कंपनियों को भी ईरान के साथ तिजारत करने की सूरत में पाबंदी की धमकी दी है। वहीं अमेरिकी पाबंदी को लेकर ईरान अपने अहम हिमायती हिंदुस्तान के साथ तालमेल बिठाने में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में ईरान के नायब वजीर खारजा सैयद अब्बास अगरची ने गुज़िश्ता दिनों खारजा सेक्रेटरी विजय गोखले से मुलाकात की और तेल दरामद समेत तमाम तिजारती इशूज पर बातचीत की। हमारे सिस्टर चैनल वियॉन से अब्बास अगरची से के जरिए खुसूसी बातचीत हुई, वो आपको सुनवाएंगे। The whole participants to the JCPOA, the whole international community, I have to say, has no much time because the US sanctions are unjustly reimposed very soon. They have actually come to affect at least psychologically, but legally the first part would come into force in early August and the next part 3 months later. So before those sanctions being reimposed officially and business with Iran face difficulty, I think those practical solutions should be enforced, should be in place to make sure that the business community can still work with Iran. There is no ultimatum like as an officially said, but everybody knows that before US sanctions come into force, there should be alternative solutions. बरतानिया की थेरेसा हुकूमत कस्टम से मुताल्लिक तरमीमी बिल मामूली अक्सरियत के साथ पास कराने में कामयाब रही है। हालांकि कंजर्वेटिव पार्टी के कई प्रो ब्रेग्जिट रुकन पार्लियामेंट इसकी मुखालफत कर रहे थे। 302 के मुकाबले 305 वोटों से यह तरमीमी बिल पास हुआ और इस बिल के पास होने के बाद थेरेसा काबीना में इख्तलाफात मजीद उभर कर सामने आए हैं। जराये के मुताबिक बरतानिया के वजीर ममलिकत बराए दिफा जोटो वेब ने भी इस वजारत से इस्तीफा दे दिया है। वेब की जानिब से इस्तीफा कस्टम से मुतालिक बिल में तरमीम के खिलाफ रायशुमारी पर दिया गया है। बिल में तरमीम के खिलाफ रायशुमारी बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के मंसूबे का हिस्सा है। Ayes to the right, 305. The noes to the left, 302. So the ayes have it. The ayes have it. Unlock. इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और उनके शौहर मोहम्मद सफदर की एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर खास उसे नोटिस जारी किया। यह खबर हम आपको बताएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड न्यूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और उनके शौहर मोहम्मद सफदर की एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर
खास से नोटिस जारी करते हुए नेप को मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। साबिक वजीर आजम की दीगर 2 रेफरेंस की दूसरी अदालत मुंतकली की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस मोहसिन अख्तर और जस्टिस मियां गुल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच की समाअत कर रहा है। अदालत ने तीनों दरखास्तों की अलग अलग समाअत की है। आपको बता दें कि बदनवानी के मामले में पाकिस्तान की अदलिया खासों से अदियाला जेल में कैद नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज ने अपनी सजाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की है, जिसमें कहा गया था कि एहतसाबी अदालत ने इंसाफ के तकाजे पूरे किए बगैर सजा सुनाई और इस बुनियाद पर कैद, जुर्माना और नाअहली को कलअदम करार दिया जाए। तो आपको बता दें कि उनकी जो अर्जी थी उसे ले लिया गया है और खास तौर से एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर नोटिस जारी करते हुए मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। साबिक वजीर आजम की दीगर 2 रेफरेंस की दूसरी अदालत मुंतकली की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर और जस्टिस मियां गुल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच की जरिए समाअत की जा रही है। अदालत ने तीनों दरख्वास्तों की अलग अलग समाअत की है। आपको बता दें कि बदनवानी के मामले में पाकिस्तान की अदियाला जेल में कैद नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज ने अपनी सजाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसमें कि कहा गया था कि एहतसाबी अदालत ने इंसाफ के तकाजे पूरे किए बगैर सजा सुनाई और इस बुनियाद पर कैद, जुर्माने और नाअहली को कलअदम करार दिया जाए। तो आप देखना ही होगा इस पूरे मामले में आगे अदालत क्या कुछ कार्रवाई करती है। लेकिन एक बड़ी राहत की बात यह है नवाज शरीफ और उनकी बेटी और दामाद के लिए कि उनकी जो अपील है उसे ले लिया गया, उनकी अर्जी को कहीं ना कहीं ले लिया गया है। अब देखना ही होगा कि इस पर क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है, समाअत होती है और पाकिस्तान में 25 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी हिकमत अमली तब्दील करने पर तैयार हो गया है। वाशिंगटन हुक्काम के मुताबिक वो अफगान तालिबान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार है ताकि काबुल हुकूमत और तालिबान के दरमियान बातचीत की हौसला अफजाई हो सके। तालिबान एक अरसे से अमेरिकी हुक्काम से बराह रास्त मुज़ाकरात का मुतालबा कर रहा था और इससे कबल अमेरिकी मौक़िफ़ यह रहा कि वो सिर्फ काबुल हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात की सूरत में ही अफगान तालिबान से बातचीत करेंगे। वहीं तालिबान ने कहा कि उनके अभी तक किसी भी अमेरिकी रहनुमा ने इस हवाले से कोई राब्ता उनसे नहीं किया है। आपको बता दें कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने नई अफगान पॉलिसी का ऐलान किया था और मजीद अमेरिकी फौज अफगानिस्तान भेजी थी, लेकिन उनकी यह हिकमत अमली कामयाब नहीं हुई। इधर शामी अफवाज ने गोलन पहाड़ियों के करीब बागियों के कब्जे वाले कुछ इलाकों को अपने कंट्रोल में ले लिया है। ज़राए के मुताबिक असदी अफवाज कनीतरा सूबे के अल हारा पहाड़ियों के इलाकों पर कब्जा कर चुकी है और गोलान पहाड़ियों का इलाका 2014 से बागियों के कब्जे में था, जिसे शामी और रूसी अफवाज ने शदीद बमबारी के बाद हासिल किया है। ज़राए के मुताबिक शामी अफवाज ने मकबूजा गोलान हाइट के नजदीक वाक़े तजवीराती अहमियत के हामिल कस्बों पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया है। शाम में इंसानी हकूक की निगरान ग्रुप और अल मुर्शीद के मुताबिक इस हमले के बाद शामी अफवाज और बागियों के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं। वाज़ेह है कि शामी फौज ने रूस की मदद से 19 जून को दराज सूबे पर हमले का आगाज किया था और अपोजिशन ग्रुप के मुकाबले के बाद सूबे के 80% इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया, लेकिन दरा के करीब कनीतरा के 70% इलाके पर अब भी अपोजिशन ग्रुप का कब्जा है। शामी अफवाज इस इलाके पर कंट्रोल हासिल करने के लिए लगातार फिजाई हमले कर रहा है। और अगर हम बात करते हैं शामी अफवाज का कहना है कि बहुत जल्द कनीतरा पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। तेल की दौलत से मालामाल इराकी शहर बसरा में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला तेज हो गया है। बसरा में होने वाले एहतजाजी मुजाहरों में कम से कम 7 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस बसरा में ऐसे अफराद को ढूंढ के गिरफ्तार करें जो पुरतशद्दुद मुजाहरों में शरीक थे। इंसानी हकूक के कारकुनों के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान की तादाद सैकड़ों में है। वाज़ेह है कि इराक में 3-4 रोज कबल महंगाई, बेरोजगारी और बदउनवानी के खिलाफ शुरू हुआ एहतजाज मुल्क के कई दूसरे शहरों तक फैल गया। दयाला और जुनूबी शहर नसीरिया में भी एहतजाज की खबरें हैं। ज़राए के मुताबिक पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प में मीसान में 2 और नसीरिया में 1 शख्स हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। इन मुजाहरों के दौरान सूरत हाल बहुत तशवीशनाक हो जाने के बाद से मुल्क की हुकूमत ने फौज को चौकस कर रखा है।
और लीबिया में गैर कानूनी तरीके से यूरोप मुंतकली की कोशिश के दौरान बंद कंटेनर में दम घुटने से कम 8 तारीख वतन हलाक और 90 बेहोश हो गए। ताहम दीगर लोगों को बचा लिया गया। लीबिया के सिक्योरिटी हुक्काम ने कहा है कि पुलिस ने एक बड़े कंटेनर की तलाशी ली जिसमें कि 100 गैर कानूनी तारीखे वतन ठूसे गए थे। 90 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। इन लोगों का ताल्लुक मुख्तलिफ मुल्कों से बताया जा रहा है। हुक्काम का कहना है कि कंटेनर में तवील वक्त तक बंद रहने की वजह से 6 बच्चों और एक खातून समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए। दीगर बेहोश लोगों को अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। आपको बता दें कि लीबिया के रास्ते गैर कानूनी तारीखे वतन अक्सर यूरोप जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे पेश आते हैं। वर्ल्ड न्यूज में रुक रहे हैं। एक और छोटे से वक्फे के लिए लौटेंगे दुनिया की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं इस वक्त जी इस्लाम पर वर्ल्ड न्यूज। लातीनी अमेरिकी मुल्क निकारागुआ में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज जारी है। हुकूमत मुखालिफ सिक्योरिटी अफवाज और हुकूमत मुखालिफ एहतजाजियों के बीच ताज़ा झड़पों में 12 लोगों की मौत हो गई जबकि दर्जन लोग जख्मी हुए हैं। निकारागुआ एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के मुताबिक मसाया शहर में 6 आम शहरी और 4 पुलिस एहलकार मारे गए हैं। मुजाहिरीन ने राजधानी मननगुआ और दीगर शहरों की सड़कों को जाम कर दिया है। आपको बता दें कि निकारागुआ में लोग पिछले 3 महीने से सरकार की नई पेंशन स्कीम और दीगर इस्लाहात की मुखालफत कर रहे हैं। मुजाहिरीन सदर डेनियल ओर्टेगा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं सदर डेनियल ओर्टेगा की हुकूमत ने इल्जाम लगाया है कि मुजाहिरीन आईनी हुक्मनामे को रुकवाने के लिए तशद्दुद का सहारा ले रहे हैं। हुकूक इंसानी तंजीमों के मुताबिक अप्रैल महीने से शुरू हुए हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में अब तक 351 लोगों की मौत हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने निकारागुआ में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां फौरन बंद कराने का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से यह तशवीश नाकाबिल कबूल है। उन्होंने निकारागुआ के सदर से कहा है कि वो हालात को बेहतर बनाने के लिए कौमी सतह पर सियासी खासतौर से मामलात को जरूरी तौर पर उठाएं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे में 12 लोग मारे जा चुके हैं। The violence that has to date left an estimated 280 people dead and 1,830 injured has been overwhelmingly perpetrated by the state and by pro-government armed elements. And those killed also include at least 19 police officers. Police, armed elements and other violent groups have carried out so-called clean-up operations in different parts of the country, forcibly removing barricades erected by demonstrators and local communities. At least 12 people were killed over the weekend. साबिक अमेरिकी सदर ने आज जनूबी अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के एजाज में एक प्रोग्राम से खिताब किया। इस मौके पर ओबामा ने कहा कि सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तीसरी दुनिया में आजकल सियासतदान अपने मुखालफिन की आवाज़ को दबाने के लिए डराने धमकाने और तशद्दुद का सहारा ले रहे हैं जो नेल्सन मंडेला की तालीमात के खिलाफ हैं। साबिक अमेरिकी सदर ने कहा कि नेल्सन मंडेला ने हमेशा बातचीत के जरिए और नॉन वायलेंस तरीके से अपने सियासी मुखालफिन को जवाब दिया। वाज़ेह है कि आज जनूबी अफ्रीका में साबिक सदर नेल्सन मंडेला की 100वीं सालगिरह मनाई जा रही है। सन 2013 में वफात पाने वाले मंडेला का शुमार 20वीं सदी के बड़े रहनुमाओं में होता है। And such a view of the world that certain races, certain nations, certain groups were inherently superior and that violence and coercion is the primary basis for governance, that the strong necessarily exploit the weak, that wealth is determined primarily by conquest. That view of the world was hardly confined to relations between Europe and Africa or relations between whites and blacks. Whites were happy to exploit other whites when they could. And by the way, blacks were often willing to exploit other blacks. And around the globe, the majority of people lived at subsistence levels without a say in the politics or economic forces that determined their lives.
इधर फीफा आलमी कप चैंपियन फ्रांस की टीम का मुल्क वापसी पर जबरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया गया। पेरिस के तारीखी चैंप्स एलिसस पर सुबह से ही फातेह टीम के इस्तकबाल के लिए लाखों फुटबॉल फैंस इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। मकामी मीडिया के मुताबिक लेस ब्लूज के नाम से मशहूर फ्रेंच टीम के इस्तकबाल के लिए तकरीबन 5 लाख शायकीन चैंप्स एलिसस पर जमा थे। टीम जब आलमी कप ट्रॉफी के साथ पहुंची तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने खुद खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने आलमी कप फातेह टीम के सभी खिलाड़ियों को मुल्क का सबसे आला एजाज लीजन द ऑनर दिया जाने का ऐलान भी कर दिया है। फ्रेंच फाइटर जेट्स ने खिलाड़ियों के इस्तकबाल में उड़ानें भरी। फाइटर से फ्रांस के कौमी परचम में शामिल 3 सफ़ेद, लाल और नीले रंग का धुआं निकल रहा था। वाज़ेह हो कि इतवार को मॉस्को में खेले गए फाइनल में फ्रांस ने क्रोएशिया को सख्त मुकाबले में 4-2 से शिकस्त देकर दूसरी दफ़ा आलमी कप का खिताब अपने नाम किया। इससे कबल 1998 में जिनेदिन जिदान के लाजवाब खेल की बदौलत फ्रांस ने आलमी कप में खिताबी जीत हासिल की थी। खिताब जीतने के बाद से फ्रांस में जश्न का माहौल है। पूरी रात शायकीन सड़कों पर कार का हॉर्न बजाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। इसके अलावा एफिल टावर और आर्क डी ट्रियोम्फे को फ्रांस के कौमी परचम की रोशनी से जगमगा दिया गया था। इस मौके पर सदर ने टीम का गर्म जोशी से खैर मकदम किया। उधर पहली दफा फाइनल तक पहुंचने वाली क्रोएशियाई टीम का भी जारगेब पहुंचने पर जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। क्रोएशियाई खिलाड़ी भले ही खिताबी मुकाबले में मात खा गए, लेकिन अपने खेल से फुटबॉल शायकीन और माहिरीन का उन्होंने दिल जीत लिया था। लूका मोड्रिच की क़यादत में क्रोएशियाई लीग राउंड में अर्जेंटीना जैसी टीम को शिकस्त देने के बाद सेमीफाइनल में खिताब की उम्मीद लगा बैठे इंग्लिश टीम को उन्होंने शिकस्त दी। मैच 40 लाख से कुछ ज़्यादा आबादी वाले मुल्क के शहरियों के नज़दीक क्रोएशियाई टीम ने पूरे टूर्नामेंट में चैंपियन जैसा खेल दिखाया। टीम के इस्तकबाल के एयरपोर्ट से शहर आने वाले रास्तों पर शायकीन का हुजूम उमड़ा हुआ था। खिलाड़ियों के इस काफिले को शहर तक पहुंचने में 6 घंटे लग गए। बाजियों की इससे कबल 1998 में क्रोएशियाई टीम ने आलमी कप में 3रा मकाम हासिल किया था। उस वक्त भी क्रोएशिया को फ्रांस के हाथों ही शिकस्त मिली थी। तो नाज़रीन, वर्ल्ड न्यूज़ में भी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर जारी है खबरों का ये सफर। आप रहिए जी सलाम के साथ।